तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नीतीश पहलवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एस पहलवार क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 10th का मैथ कर रहे थे और क्लास 10th के मैथ में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे और आज एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बड़ा है और इसकी लैंग्वेज बड़ी है और सॉल्यूशन इसका बड़ा नहीं है, सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है। इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लैंग्वेज दे दी इसमें ज़्यादा, और सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है। तो देखो पहले समझते हैं क्वेश्चन को और पहले समझें, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते ध्यान से, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है इस लाइन को समझो ध्यान से कि कोई खेल का मैदान है। कोई समझो यहाँ पे मैं एक खेल का मैदान करता हूँ और खेल का मैदान, ये कोई खेल का मैदान है मान लो। ठीक है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार यानी कि गोल आकार का पथ, पथ मतलब रास्ता, यानी कि एक गोल आकार का कोई रास्ता निकला हुआ है यहाँ पे इसके चारों ओर। ठीक है, ऐसा ही बोल रहा है कि चारों ओर इसके एक वृत्ताकार पथ है। मान लो ये कोई रास्ता है चारों ओर गोल आकार का। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस जो मैदान है इसके चारों ओर घूमने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जबकि कोई लड़का है, कोई रवि, और वो क्या है वो चक्कर लगाता है इसका, तो कितने मिनट में? 12 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं इसे। ठीक है, और कोई लड़की है सोनिया, वो 18 मिनट में इसका चक्कर एक चक्कर पूरा कर पाती है, और कोई लड़का है रवि, वो 12 मिनट में पूरा कर लेता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि क्या है, वो एक जगह पे हो, ऐसा मान लेते हैं कि एक ही जगह पे हो और एक ही दिशा में जा रहे हो और एक ही समय पे चलना पसंद करें, ऐसा मान लेते हैं। उसने बोला है, देखो यहाँ देखो, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय स्थान पर, एक ही स्थान पे और एक ही समय पर, यानी कि एक ही समय हो, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। वो एक ही स्थान पे हो और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करें, फिर क्या करके एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही दिशा में एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो वो जो रवि और सोनिया है वो पुनः यानी दोबारा कितने समय बाद वो दोबारा उसी जगह पे आ जाएंगे। जैसे मान लो इस जगह पे से गए और इस जगह पे घूम के इसी जगह पे आ जाए, वो कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो करते हैं। पहले क्या करना है इसमें, हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। जब लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी हमें। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि क्या सोनिया द्वारा एक चक्कर, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा भाई? 18 मिनट। कितना? 18 मिनट लगे सोनिया को। और ऐसे हम लिखेंगे रवि के बारे में, तो रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को कितना लगा भाई? रवि को कितना लगाए? रवि को लगाए 12 मिनट। कितने? 12 मिनट। तो 12 मिनट। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब कुछ भी नहीं करना। अब एक काम कर लो कि 18 संख्या है, यानी कि सोनिया द्वारा समय लगाए और रवि के द्वारा समय लगाए, इन दोनों का एलसीएम ले लो बस। क्या करना है हमें? इन दोनों का एलसीएम लेना है बस। 18 और 12 का एलसीएम ले लो, यानी लस ले लो इसका। 18 का भाई 18 का गुणनफल करो, अभाज्य गुणनफल कितने होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3। अब लस कैसे लेते हैं भाई? तो लस में क्या करते हैं, लस में जो संख्या मिल जाती हैं उसे लेते हैं। जैसे ये मिल गई और ये मिल गई, जो मिल जाते हैं उसे तो लेते ही लेते हैं, और जो नहीं मिलते उसे भी लेते हैं। यानी 3 नहीं मिली तो 3 को भी ले लो, ये 2 नहीं मिली 2 को भी ले लो। कितना है भाई? 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36। 36 मिनट बाद आंसर आ गया हमारा। कितना? 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः
पुनः इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं पहले। 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने बाद, कितनी देर बाद, 36 मिनट बाद, यानी 36 मिनट बाद वो पुनः दोबारा उसी स्थान में मिलेंगे। यही हमारा आंसर है, बस इतना ही लिखना था, यही हमारा आंसर है। इतनी लैंग्वेज लिखनी थी बस हमें। क्वेश्चन कितना बड़ा देख रहे हो और आंसर कितना है, आंसर सॉल्यूशन इसका छोटा सा है, बस कुछ भी नहीं करना, जो संख्या दे रखी है उसका बस एलसीएम लेना है यानी लस लेना है, बस आंसर आ गया 36 मिनट, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस अब क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 पे घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, समझो ध्यान से, मैं समझाता हूँ। कि बोल रहा है कि जो n प्राकृत संख्या होती है, पहले तो ये समझो n प्राकृत संख्या होती है ना। अब n प्राकृत संख्या होती है, बोल रहा है कि 12 पे घात n, मतलब 12 पे कोई भी पावर रखो 0 को छोड़कर, है ना, 0 पूर्ण में पहुंच जाती, पूर्ण संख्या हो जाती है, तो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, यानी कि 1 से लेके अनंत तक कोई भी 12 की पावर कोई भी रख लो। जब हम 12 की पावर रख के फिर सॉल्व करें हम, तो लास्ट में 0 और या 5, 0 लास्ट में 0 का अंक या लास्ट में 5 का अंक, ये नहीं आएंगे, 0 और 5 का अंक नहीं आएंगे जब हम कोई भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि 12 की पावर मैंने मान लो, हल करते हैं, समझाता हूँ मैं। देखो कैसे, मैंने 12 की पावर 1 किया तो कितना आया 12, 12 की पावर 2 किया तो कितना आया 144, है ना, 12 की पावर 3 किया तो कितना आया 1728, ऐसे ही आया ना। मेरा मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 4, 8 ये आ रही हैं। अब ये कह रहा है कि 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, कारण बताओ क्यों नहीं हो सकता। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि 0 पर हम अगर कोई पावर रखें तो लास्ट में 0 और 5 क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं हो सकती। यहाँ पे जैसे 2 है, इस जगह 0 या 5 क्यों नहीं हो सकती, इस जगह पे 4 है, इस जगह 0 या 5 नहीं हो सकती। आप कितनी भी रख के देख लो, आप, मैंने 3 तक रखी, 12/3, मैंने 3 तक रखी, 12/3 तक, आप 4 रख लो, 5 रख लो, 12/5 रख लो, 12/6 रख लो, आप चाहे जितनी रख लो, 0 नहीं आएगा यहाँ पे, 0 या 5 नहीं आएगा। ठीक है, अब क्यों नहीं आएगा वही चीज हमें बतानी है। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि 0 और 5 पर क्यों नहीं समाप्त हो सकती। तो देखो ध्यान से, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर करीब 6 था शायद, 6 या 5-6 क्वेश्चन, 5वां नंबर या 6ठा नंबर क्वेश्चन था, उसमें बताया था, ऐसे में सही पैटर्न था, उसमें बताया था मैंने क्या किया था कि 0 और 5 पर समाप्त तो कौन सी संख्या होती है, 0 और 5 पर समाप्त तो वो संख्या होती हैं जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 का अंक आए, वो संख्या 0 पर और 5 पर समाप्त हो जाएगी। जैसे समझो, जैसे मैंने 12 पे का तो n है ना, 12 पे का n है। अब मैं अगर 12 के फैक्टर करूं कितने आएंगे भाई, 2 गुणा 3, है ना, यही आएंगे कि पावर n। अब भाई देखना, इसमें जो मैंने फैक्टर किए हैं, 12 के जो फैक्टर किए हैं, इसमें 2 का और 5 का अंक आ रहा है क्या, 2 का तो आ रहा है लेकिन 5 का नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसमें 2 का तो अंक है लेकिन 5 का अंक नहीं है। नियम क्या है, नियम ये है कि 0 और 5 पर समाप्त तो वो संख्या हो सकती है जिसके गुणनखंड करने पर 2 का और 5 का अंक आना चाहिए, है ना, यही नियम है कि 2 का और 5 का अंक आए, जिस संख्या के गुणनखंड करने पर 2 और 5 का अंक आए, वही संख्या 0 और 5 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी संख्या का 0 और किसी संख्या का मान 0 व 5 पर समाप्त, 0 और 5 पर समाप्त तभी हो सकता है जब, कब, जब उस
उस संख्या के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर उनमें अभाज्य गुणनखंड करने पर उनमें अभाज्य गुणनखंड करने पर उनमें 2 व 5 का अंक आए। अतः 12 पे घात n 0 व 5 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती। बस यही हमारा आंसर है। ये क्या है, यही बस लैंग्वेज लिखनी थी, मैं लिख दिया, क्वेश्चन कंप्लीट। यही हमारा आंसर है, इतना ही लिखना था बस, और कुछ नहीं था। हमें पता है कि कोई भी संख्या 0 और 5 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड करने पर 2 और 5 का अंक आए। 1 2 का 1 5 का अंक होना कंपलसरी है। ज्यादा हो जाए तो वो अलग बात है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन 1 2 का 1 5 का अंक तो आना ही आना चाहिए। जैसे मान लो 2 के ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 5 आ जाए तो 5 के अंक ज्यादा आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 2 का 1 5 का अंक तो होना जरूरी है। ठीक है, तो बस ये कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है, देखो क्वेश्चन 13 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समझो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मस ज्ञात कीजिए। यानी कि निम्नतम मतलब होता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मस ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, किस किस को मालूम है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताना कि मुझे मालूम है। ठीक है, तो बताओ भाई, मैं बताऊं तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या निम्नतम, हम लिखेंगे निम्नतम भाज्य संख्या। निम्नतम भाज्य संख्या होती है 4। कौन सी? 4। और निम्नतम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? निम्नतम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? निम्नतम अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। कौन सी? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब हमें क्या करना है? 4 का और 2 का मस ज्ञात करना है। सिंपल है बिल्कुल। ये तो 4 के फैक्टर 2 गुणा 2, 2 के फैक्टर 2, मस करते हैं। मस यहीं पे कर लेते हैं। मस कितना आएगा भाई? जो मिल जाती है वही मस होता है। ये मिल गई, ये 2, ये हमारा आंसर है। बस 2 आया। कितना आया? 2 मस आया, यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लस और मस ज्ञात कीजिए। क्या करना है? आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हमें क्या करना है? 120 और 144 का लस ज्ञात करना है और मस भी ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल है। आधारभूत प्रमेय कौन सी होती है भाई? जो हम सिंपल करते हैं, जो हम करते हैं ये किया, यही आधारभूत प्रमेय होती है। तो समझो 120 लिखते हैं और 144 लिखते हैं। 144 लिखते हैं। अब क्या करते हैं? इनके हम फैक्टर कर लेते हैं। पहले तो गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। क्या यही होंगे? 5 3 15, 15 30, 30 60, 60 दूनी 120। सही है। 144 के करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं? सबसे पहले मस निकाल लेते हैं। मस कितना आएगा? मस देखो भाई, 2 मिल गई, ये 2 मिल गई, ये 2 मिल गई, और कौन मिल रहा है? ये 3 भी मिल गई, और कोई मिल रहा है? और कोई नहीं मिल रहा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हुआ? और तो मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कितना हुआ? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। मस आया हमारा 24। ठीक है, अब लस कितना आएगा? तो लस भी देख लेते हैं। लस में क्या करते हैं? जो संख्या मिल जाती है उन्हें तो लेते हैं, जो नहीं मिलती उन्हें भी लेते हैं। तो भाई देखो, ये 2
ये दो और ये दो जो मिली है ये भी दो और ये मिल गई ये भी दो, गुणा ये 3 मिली थी ये 3 भी ले ली। अब क्या करते हैं, अब जो नहीं मिला उसे लो, जो नहीं मिला उसे लो। कौन नहीं मिला भाई, ये 2 नहीं मिली तो इस 2 को उतारो, ये 3 नहीं मिली इस 3 को भी उतारो, ये 5 नहीं मिली इस 5 को भी उतारो। अब कर लेते हैं गुणा, क्या करते हैं, अब कर लेते हैं गुणा। कैसे करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 और 80 नम्मा 80 नम्मा 720, कितना 720, ये हमारा आंसर हुआ। मस कितना आया 24 और लस कितना आया 720। ये तो हमसे यही पूछा था कि मस ज्ञात करो और लस ज्ञात करो, हमने दोनों मस भी ज्ञात कर दिया और लस भी ज्ञात कर दिए, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हुआ, इतना ही था क्वेश्चन 14 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, समझो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि मस 35 और 45 का 5 है, 35 और 45 का मस कितना है 5 है, तथा लस 35 और 45, इसी 35 45 का लस दे रखा है 63 गुणा ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो करते हैं, कैसे करें समझो। आप इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो। कौन सी तरह से, जैसे आप इसका लस निकाल लो और लस निकाल के जो आंसर आए उसे 63 गुणा ए के बराबर दिखा दो और ए का मान निकाल लो, ऐसे हो जाएगा, है ना। एक काम क्या करो, आप सूत्र जानते हो तो आप सूत्र लगाओ। जैसे हम जानते हैं कि सूत्र जानते हैं, पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर होता है, क्या होता है भाई, बराबर होता है, किसी को याद है, HCF गुणा LCM, नहीं होता। हिंदी में बोले तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मस गुणा लस, ये होता नहीं है, ये तो होता है, ये तो बताया था। अब क्या है, पहली संख्या क्या है भाई 35 गुणा दूसरी संख्या 45 बराबर HCF 5 है गुणा LCM कितना भाई, LCM तो है ही नहीं, LCM कितना दे रखा है 63 गुणा ए, यही तो दे रखा है। मैं इसका LCM कितना दे रखा है 63 गुणा ए, यही दे रखा है, हमने LCM मुझे 63 गुणा ए लिख लिया, है ना। अब क्या करते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, 5 को इधर भेज दो, जैसे 35 गुणा 45 बट्टे में क्या आ जाएगा, ये 5 है 5 आ गई गुणा ये 63 भी नीचे आ जाएगी क्योंकि ये भी तो गुणा में, ये भी नीचे आ गई बराबर, यहाँ पे क्या बचा ए बची। अब क्या करें, 5 से 35 को काटा कितनी बार 7 बार, है ना, 5 से 35 7 बार कट गई, और 7 से 63 कितनी बार 9 बार, 7 नाम 63 होता है, और 9 से 45 को काट देते हैं कितनी बार 5 बार, 9 पन्ना 45, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया सिर्फ और सिर्फ 5, कितना 5 ही तो बचा है, देखो ये 5 ही तो बचा है, बस इस साइड में कौन क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा, 5 बचा है, तो ए का मान कितना आया 5 आया, तो ये हमारा आंसर है। यही तो हमसे पूछा था कि ए का मान कितना है, तो ए का मान आ गया 5, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन 15 के बाद में क्वेश्चन 16 देखो, क्वेश्चन 16 बोल रहा है यदि संख्याओं ए और बी का मस 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लस ज्ञात कीजिए। क्या होगा भाई, लस क्या होगा, क्या करें भाई, करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करें, जो हमने ऊपर सूत्र लगाया सेम वही सूत्र लगाते हैं। कैसे, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर HCF गुणा LCM। हमसे क्या पूछा है, LCM लस ही तो पूछा है, तो फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। अब इन संख्या गुणनफल दे रखा है हमें 3600, देखो दे रखा है, ए और बी हमें मालूम नहीं, लेकिन 3600 गुणनफल डायरेक्ट दे दिए 3600, तो गुणनफल की जगह पे गुणनफल लिख देते हैं इसका, कितना 3600 बराबर HCF कितना दे रखा है 12 गुणा LCM हमसे पूछा गया है, यही तो पूछा है, लस तो पूछा गया है। अब क्या करते हैं, 12 को नीचे ले जाते हैं, तो 3600 वो बट्टे 12 बराबर LCM, तो भाई 12 से 3600 कितनी बार कटी, 12 × 36 300 बार, कितनी बार 300 बराबर LCM हमारा कितना आया 300, LCM कितना आया 300, यही हमारा आंसर हुआ। भाई हमसे LCM पूछा था, LCM आ गया, बस यही आंसर है, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही करने हैं, सिंपल है बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन 17 क्या है। सो क्वेश्चन 17 देखो, ठीक है। हाँ तो भाई क्वेश्चन 17 देख लेते हैं, क्वेश्चन 17 क्या है, और ये क्वेश्चन 17 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और देखते हैं क्या क्वेश्चन है, समझो ध्यान से क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ये जो वृक्ष देख रहा है मैं, गुणनखंड वृक्ष है ये,
और ये इसमें क्या करना है, हमें एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। क्या करना है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। जैसे ये एक्स है, ऐसे जगह पे क्या आएगा, वाई है, इस जगह पे क्या आएगा, ऐसे ये जेड है नीचे, ये क्या आएगा। ठीक है, तो समझते पहले कैसे करते हैं, समझो, सिंपल है। देखो कैसे करें, क्या करते हैं कि सबसे पहले देखो ये x है, x कितने से जुड़ी है, 2 से, एक ये 2 और एक बाई, तो हम लिख देते हैं कि x बराबर क्या है, 2 गुणा बाई, है ना, लिख सकते हैं x बराबर क्या है, 2 गुणा बाई। तो एक इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो बाई, बाई कितने से जुड़ी है, 2 से, कितने, 3 और 1855। बाई को भी लिख लें हम, बाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, बाई बराबर लिख सकते हैं 3 गुणा 1855। जैसे हमने एक्स का लिखा ऐसे बाई का लिख सकते हैं हम, तो 3 गुणा 1855, है ना। तो क्या करते हैं, बाई का मान निकाल लेते हैं पूरा। ये इसमें तो संख्या दे रखी है, इसमें तो संख्या नहीं दे रखी थी, इसमें बाई आई थी, इस वजह से हमने इसका तो मान नहीं निकाला, लेकिन इसका बाई का मान प्रॉपर निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 का गुणा 1855 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं भाई, कितना आएगा, 5 3 15, हंसला 1, 5 3 15 16, हंसला 1, 8 3 24 1 25 की 5, हंसला 2, और 3 3 और 2 5, है ना, 5565। दोबारा रीचेक कर लेते हैं, 5 3 15 की 5, हंसला 1, 5 3 15 16 हंसला 1, 8 3 24 25 की 5, हंसला 2, 3 2 5, सही है। कितना आया भाई, 5565। ये हमारा बाई का मान आ गया, किसका, बाई का मान तो आ गया। अब क्या करें, हम नीचे बाई का मान क्या लिखें, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जो हमारा बाई का मान आया है उसे क्या हम इसमें समीकरण 1 में रख दे तो एक्स मान आ जाएगा। कैसे समझो, ये एक्स समीकरण 1 क्या है, एक्स बराबर 2 गुणा बाई, बाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बाई का मान तो आ चुका है 5565, 5565 लिख दो भाई यहाँ पे 5565। अब क्या करें, x बराबर 2 का गुणा 5565 में कर दो, x का मान आ जाएगा। करो भाई, 5 दूनी 10 की जो हंसला 1, 6 दूनी 12 1 13 3 हंसला 1, 5 3 15, 5 दूनी 10 11 की हंसला 1, और 5 10 11, कितना आया, 11,130, 11,130। ये हमारा आएगा x का मान, कितना आया, 11,130, ये x का मान आ गया। अब क्या करें, अब देखो जेड को, अब देखते हैं जेड को, जेड क्या है, जेड दे रखा है 371 के 371 बराबर दे रखा है 7 गुणा जेड। हम लिख देते हैं यहाँ पे 371 बराबर दे रखा है हमें 7 गुणा जेड, ऐसे दे रखा है। क्या करें हम, ये गुणा में 7, इसे नीचे पहुंचा दो, बट्टे में पहुंचा दो, 371 बट्टे हो जाएगी 7 बराबर जेड। इधर कर लेते हैं, तो भाई जब हम 7 की भाग डाल लेंगे 371 में, कितनी बार जाएगी, 7 5 35, जेड बराबर आ गया 7 5 35 और 7 21 53, कितना 53, ये हमारे जेड का मान आ गया। आप डाल के देखना, करके देखना, 7 की भाग 371 में डालना तो कितना आएगा 53, तो 53 ये हमारा जेड का मान हुआ। ठीक है, एक्स का मान ये रहा, बाई का मान ये रहा, और जेड का मान ये रहा। तो लिख दो, नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख सकते हो, एक्स बराबर आया हमारा 11,130, ठीक है, बाई का मान आया हमारा कितना 5565, और ऐसे ही जेड का मान लिख दे, जेड का मान कितना आया है, जेड का मान आया 53। ये हमसे पूछा था कि भाई तीनों के मान निकालो, यही हमारा आंसर है। क्या है, यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा था, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो, ये हमारे मान ज्ञात हो गए, हमारा यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ, इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी 1.1 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।